राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार रीजन ऋषि सर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज की क्लास में हम पटवार टेस्ट नंबर 19 मैथ के जितने भी क्वेश्चन आए थे उनके सॉल्यूशन को देखने वाले हैं। हमारा टेस्ट सीरीज चल रहा था, जैसा कि आपको पता है। उसमें मैथ का आपको अलग टेस्ट देना हो रहा था और रीजनिंग का अलग। मैथ के टोटल 20 क्वेश्चन आ रहे थे। तो आज जो मॉक नंबर 19 में 20 क्वेश्चन जो आए थे उनके सॉल्यूशन को हम आज की क्लास में देखने वाले हैं। देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे, बढ़ते हैं सेशन की तरफ। देखिए, पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो किससे रिलेटेड है? प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड है। प्रॉफिट और लॉस का बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक दुकानदार ने 70,000 रुपए में एक मशीन को क्या करा, खरीदा, और 5,000 ओवरहेड व्यय के रूप में उस पर क्या किया, खर्च किया। खरीदा 70,000 में और उसके ऊपर 5,000 रुपए का खर्चा कर दिया। तो मैं पूछूं टोटल क्रय मूल्य क्या होगा? तो आपने कहा सर 70,000 में तो खरीद कर लाया और उसकी मरम्मत में या उसके ऊपर कुछ अलग से एक्सपेंडिचर कर दिया 5,000, तो टोटल 75,000 उसके लिए वास्तविक क्रय मूल्य होगा। आगे क्या कह रहा है, यदि उसने मशीन 15% कम में खरीदा होता और उसे 15% के लाभ होता तो मशीन का विक्रय मूल्य क्या है? कहना यह चाह रहा है कि पहले खरीदा कितने में था, 70,000 में। अगर वह 70,000 में ना खरीद कर उससे 15% कम में खरीदता और 15% का प्रॉफिट लेता तो कितने में बेचता, यह आपको बताना है। यह क्वेश्चन कहना चाह रहा है। तो देखो एक एक करके समझो कि स्टार्टिंग में वह खरीदा कितने में था, 70,000 में। ठीक है सर। उस मशीन के ऊपर खर्च कितना कर दिया सर, 5,000। अब क्वेश्चन में यह कह रहा है कि वह 70,000 में ना खरीदकर उसमें 15% कम कर कर खरीदता। मतलब अब वह कितने में खरीदता, ये पहले का सीपी अब नया सीपी, कितने में खरीदता? तो 70,000 में 15% कम पर खरीदा होता। तो मुझे एक बात बताओ, 70,000 का 10% कितना होता है, 7,000। और 7,000 का आधा कर दे तो 5% हो जाएगा। तो आपने कहा 7,000 और 3500, यह कितना हो गया, 10,500। मतलब 70,000 में ना खरीद कर 10,500 रुपए कम करके खरीदता। तो कितने में खरीदता? तो 10,000 जब कम कर देते तो 60,000 और 500 और कम कर देते तो 59,500 में खरीदता। ठीक है। तब उसको 15% के प्रॉफिट पर बेचता तो विक्रय मूल्य बताना था, ऐसा क्वेश्चन कहना चाह रहा है। ठीक है। तो 70,000 में ना खरीद कर अब वह कितने में खरीद रहा है, 59,500। अच्छा, मशीन पे खर्च तो 5,000 कर ही रहा है, तो ओरिजिनल सीपी क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे 59,500 ये तो खरीद मूल्य है और इसके ऊपर खर्चा कितना किया, 5,000 रुपया। तो वास्तव में वह मशीन उसको कितने की पड़ी, तो 64,500 की। यह वस्तु का क्या हो गया, मशीन का क्या, क्रय मूल्य। अब कह रहा है उसको प्रॉफिट कितने का लेना है, सर प्रॉफिट 15% का लेना है। तो कितने में बेचे, बोलो हाँ या ना। मुझे एक बात बताओ, इसमें 15% बढ़ाकर बेचना है, 15% क्या करना है, बढ़ाना है। किस में बढ़ाना है, 64,500 में 15% बढ़ाना है। तो मुझे एक बात बताओ, 64,500 का 10% कितना होगा, 6450। 5% क्या होगा, इसका आधा तो 3225। और इन दोनों को जब मैंने जोड़ दिया, इन दोनों को जब मैंने क्या किया, जोड़ दिया, तो मैंने कहा 9675 रुपया और अधिक लेता। मतलब 64,500 में 9675 रुपया बढ़ाकर क्या करता, बेच देता। तो इनको जब आप जोड़ लोगे 5, यह कितना 7, और ये 6 और 5 कितना 11, ये 10 और 4 कितना 14, और यह कितना 7। तो आप कहते हैं वह मशीन को कितने में बेचता, 15% की प्रॉफिट के लिए? तो 74,175, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी। क्लियर है। बस कैलकुलेशन का तरीका था, उसको बस आप देख लीजिएगा। यहां मैंने फॉर्मूला ना लगाकर सिंपल देखा कि 64,500 में 15% बढ़ाना है, तो मैंने 15% निकाल लिया, कितना, 9675। 64,000 में 9675 जोड़ दिया, 74,175, इसका क्या हो गया, एसपी। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा। ये भी कुछ उसी तरीके का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, एक टेलीविजन निर्माता एक टीवी को 24,750 में बेचकर 10% का लाभ कमाता है। मुझे एक एक बात बताओ, बेसिक में यही तो करना होता है। सर बेचा कितने में, 24,750 में। प्रॉफिट कितने का कमाया, 10 का। तो सबसे पहले मैं उसका क्रय मूल्य निकाल लूं, बोलोगे हाँ। कैसे निकालोगे, तो जो भी विक्रय मूल्य है उसको लिखे, ऊपर में तो क्या लिखे, 100, और लाभ लिया है तो 100 में 10 को जोड़ दो तो 110 बटा में।
अब इनको सरल कर लो। तो मैंने सबसे पहले क्रय मूल्य निकाल लिया सरल करके। मुझे बताओ सर ये 0 0 कट जाएगा। अगर 11 का पहाड़ा आता हो तो 11 दूनी 22, ये 27 बचा, 11 दूनी 22 और ये 5 और 5 55, 11 पचे 55। मतलब मैंने मशीन को खरीदा कितने में था, मशीन है कि क्या है, टेलीविजन। टेलीविजन को खरीदा कितने में था, 22,500 में। उसमें 10% का प्रॉफिट लिया था तो 24,750 में बेचा था। इस पहले लाइन से मैंने टेलीविजन का क्रय मूल्य निकाल लिया। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, यदि उत्पादन लागत में 15% की वृद्धि की जाती, मतलब जो खरीद मूल्य है उसमें 15% की वृद्धि की जाती, किसमें, इसमें। तो भैया नया खरीद मूल्य क्या होता, मुझे एक बात बता दो। तो 15% बढ़ाना होता। बताओ 10% क्या लिखते, 2250। 5% क्या, तो सर इसका भी आधा। तो टोटल अगर इनको जोड़ते तो क्या कहते, 3375। मतलब 22,500 में कितना बढ़ा दो, 3375 बढ़ा दो। मैं बढ़ा के डायरेक्ट लिख दूं, बोलोगे जी सर लिख दीजिए। यह कितना 5, यह कितना 7, और यह कितना 5 और 3 8, और यह कितना 5 और यह कितना 2। 25,875 रुपए में अगर वह वस्तु को खरीदा होता। आगे क्या कह रहा है, तो टीवी सेट का नया विक्रय मूल्य क्या होगा, अगर उसको 15% का क्या चाहिए, लाभ चाहिए। उसको 15% का क्या चाहिए, लाभ चाहिए। तो नया विक्रय मूल्य पूछ रहा है, मतलब इसमें 15% बढ़ा देना है, किसमें, 25,875 में। मुझे बताओ 10% क्या होगा इसका, तो आप कहोगे 2587.5। एक जीरो और लगा दो, हाँ या ना। 5% क्या होगा, तो सर इसका आधा। तो देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 नम 18, 2 तिया 6, ठीक है। फिर 2 सत्ते 14 और 2 पंचे 10। मतलब 10% इसका क्या होगा, 2587 रुपया 50 पैसा। 5% क्या होगा, तो इसका आधा 1293 रुपया 75 पैसा। और दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो ये 5, ये 2, ये 7 3 10 और 1 11, ये 9 और 9 कितना 18, ये 5 2 7 1 8 और 2 1 कितना 3। मतलब इतने में कितना बढ़ाना है, तो 3881 रुपया और 25 पैसा। तो बढ़ा दो आप भी, 3881 रुपया और 25 पैसा बढ़ा दो। सर 25 पैसा इधर आ गया, इनको जोड़ा 6, यह 15, 16 और 1 17, 5 3 8 1 9 और यह कितना 2। मतलब कितने में बेचेगा, 29,756 रुपया और 25 पैसा। 29,756 रुपया और 25 पैसा। ऑप्शन नंबर सी क्या है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। सेम पीछे वाला क्वेश्चन था, यहां कैलकुलेशन टफ हो गया। और ये जो बेसिक कैलकुलेशन 15% निकाल रहा हूं, 10% डायरेक्ट कैसे निकालते हैं, ये परसेंटेज के अंदर आपको अच्छे से पढ़ा रखा है। अब देखो उनका काम आ गया है नहीं आ गया। अगर तुम यहां 15% बढ़ा रहे होते ना तो कैलकुलेशन में आपका गुना भाग बहुत ज्यादा हो जाता। यहां जल्दी जल्दी कैलकुलेशन हो रहा है और फटाफट आप निकाल कर ला रहे हो। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। बढ़े आगे, चलिए अगले क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन नंबर कौन सा, तीसरा। क्या कह रहा है सर, देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है 5 केजी गेहूं और 10 केजी मसूर की दाल का क्रय मूल्य इतना और इतना है। मतलब 1 केजी का दाम 70 है और 1 केजी मसूर का दाम 80 है, 1 केजी गेहूं का दाम 70 है। टोटल 5 केजी गेहूं है, 10 केजी क्या है, मसूर है, मसूर की दाल है। बेचने पर उसे गेहूं पर 10% का लाभ और मसूर दाल पर 20% का लाभ हुआ तो सभी वस्तु का विक्रय। बहुत ही आसान है। मुझे बताओ गेहूं कितना है, यहां लिखते हैं। वीट की बात करें और एक तरफ मसूर की दाल की बात कर लें, जिसको किससे डिनोट करते हैं, लेंटिन। तो डब्ल्यू और एल लिख लें। यह कितना केजी है सर, 5 केजी है। यह कितना केजी है सर, 10 केजी है। 1 केजी का दाम कितना है, 70 रुपया। यहां 1 केजी का दाम कितना है, 80 रुपया। तो टोटल 5 केजी का दाम कितना होगा, 350 रुपया। और यहां टोटल 5 केजी का दाम कितना होगा, क्रय मूल्य 800 रुपया। ये हमें सीपी पता चल गया किसका, 5 केजी गेहूं का और 10 केजी मसूर के दाल का। अब क्या कह रहा है, गेहूं पे तो 10% का प्रॉफिट लो और मसूर के दाल पर 20% का लाभ लो, तो टोटल विक्रय मूल्य बताओ। तो मुझे एक बात बताओ, करना क्या है सर, इसमें 10% का प्रॉफिट लेकर बेच देना है, हाँ या ना, और इसमें 20% का प्रॉफिट लेकर बेचना है और दोनों के एसपी को जोड़ देना है। तो मुझे बताओ 10% बढ़ाना है तो 350 का 10% कितना हुआ, 35। 35 इसमें बढ़ा दो, 385 में बेचा। इसको कितने में, तो 20% बढ़ाना है, 10% 80 तो 20% 160, तो 160 इसमें बढ़ा दो। तो यह कितना हो गया, 960। और इन दोनों को जोड़ दो, यही आंसर। तो आपने कहा 5, ये 14 और ये कितना 13, 1345, जो कि ऑप्शन नंबर कहां है, बी।
1345 दोनों का क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य। क्लियर है? बेसिक कैलकुलेशन है, एक एक नियम की तरह कैलकुलेशन है, जितना ज्यादा कैलकुलेशन में फास्ट बनोगे काम बनता चला जाएगा। और देखा था पीछे भी जो क्वेश्चन था, कैलकुलेशन को सही तरीके से डील किया तो काम आसानी से बन गया। तो सही उत्तर अपना क्या हो जाएगा? 1345 रुपए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 4 क्या कह रहा है। एक व्यक्ति कुछ राशि 12% प्रति साधारण ब्याज की दर से तथा कुछ राशि 10% प्रति साधारण ब्याज की दर से निवेश किया। ठीक है, उन दोनों निवेशकों को टोटल कितना ब्याज मिला? 125 रुपया वार्षिक ब्याज मिला। लेकिन निवेश को अगर उल्टा कर दिया गया, यही तो कह रहा है, निवेश की गई राशियों को आपस में बदल दिया गया। मतलब ऐसे कह रहा है, मान लो पहले 10 रुपया निवेश किया होगा, बाद में 20 रुपया, तो अब बाद में इनको उल्टा कर दिया, इसको 20 और इसको क्या कर दिया? 10। तब कह रहा है इनको पहले से 3 रुपया अधिक लाभ होता है, तो उस मूल रूप से 10% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज पर कितना निवेश किया। अब देखो ये पूरा समीकरण बनेगा, समीकरण से क्वेश्चन होगा, बस आप चीजों को समझना कि करना कैसे है। मैं मान लेता हूं, सुनना, कि एक तो 12% के ऊपर निवेश करना है और एक 10% के हिसाब से निवेश करना है। सुनना मेरी बात को, मैं मान लेता हूं x को 12% के हिसाब से निवेश किया और y माना इसको 10% के हिसाब से निवेश किया। कि x मैंने मूलधन ले लिया, x मूलधन 12% पे ऊपर निवेश कर दिया और y मूलधन 10% के ऊपर क्या कर दिया? निवेश कर दिया। अब पहले वाले में क्या कह रहा है कि सर एक व्यक्ति ने कुछ राशि, तो मैंने वह राशि क्या मान लिया? x का कितना परसेंट? 12%। तो मैंने कहा सर x का 12% मतलब बटा कितना? 100। कितने साल के लिए? x साल के लिए। मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100, हाँ या ना? प्लस y का कितना परसेंट? 10%। कितने साल के लिए? 1 साल के लिए। और यह टोटल किसके बराबर है? 125 के बराबर है। देखो हाँ या ना? क्लियर है? मैंने माना 12% के ब्याज पर x रुपया उधार लिया था, 10% के ब्याज पर y रुपया उधार लिया था। तो मैंने निकाला इनका ब्याज, मूलधन x, दर 12, और चूंकि ये वार्षिक 1 साल का कलेक्शन है ना, तो समय 1 और बटा 100। इसका मूलधन y, दर 10 बटा 100, समय कितना? 1 साल। टोटल ब्याज कितना? 125। तो यहां से जब मैं कैलकुलेशन करूंगा तो देखो इस एक का कोई काम है क्या? नहीं। ये 100 और 100 नीचे है तो इधर 100 का गुना हो जाएगा, तो यहां क्या बचेगा? 12x और यहां क्या? 10y बराबर कितना? 125 पे 2 0। तो इस काम को मैं डायरेक्ट करूंगा ताकि कैलकुलेशन क्या हो? आसान। तो आपने कहा सर 12x प्लस 10y और बराबर कितना? 125, और इस पे 2 0 बैठा दो। 2 0 कहां से? बटे में 100, बटे में 100, तो ये 100 इधर आ गया। क्लियर है ये बातें? पहला इक्वेशन तो हमारा ये बना। आप इस इक्वेशन को सरल कर लो। कैसे? तो दो सब में से कॉमन ले लो, तो ये 6x हो जाएगा, ये 5y हो जाएगा, और 2 से इसको काट दो तो 6 2 5 0। मतलब इसी को मैंने सरल करके लिख दिया 6x प्लस 5y बराबर कितना? 6250। 2 का भाग लगा दिया सब में। ठीक है, अगले लाइन में क्या कह रहा है? लेकिन यदि उनके निवेश की गई राशि को आपस में बदल दे। मतलब क्या? पहले 10% पे y निवेश था, तो y को आप 12 पे ले जाओ और x को क्या ले आओ? 10 पे। x और y के मान को बदल लो। तो आपने कहा कि अब क्या होगा? तो 12 पे तो क्या मिलेगा? y, और 10 पे क्या मिलेगा? x। तो पहले से 3 रुपया अधिक है, तो पहले कितना था? 125। 125 में 3 अधिक करोगे कितना? 128, और 2 0 और लगा दो। कहां से आया 2 0? तो सर बटा 100 होगा, वही 100 इधर चला जाएगा। क्लियर है? अब इनको भी एक बार सरल कर लो। मुझे बताओ 2 का भाग लगा दे तो यह कितना होगा? 6y, और यह कितना होगा? 5x, और इनको काटोगे 6400। ये आपका हो गया दूसरा समीकरण। अब इन दोनों समीकरण को सरल करना है और यहां से मान निकालना है। मुझे एक बात बताओ, मान किसका निकालना है? कि 10% पर कितना निवेश किया। 10% प्रतिवर्ष साधारण की ब्याज की दर से कितना निवेश किया। तो 10% पे मैं कितना निवेश कर रहा हूं? तो आप कह रहे हो सर y राशि निवेश कर रहे हो, y राशि निवेश कर रहे हो, मतलब y का मान निकालना है। तो मैं इन समीकरण को सरल करके कोशिश करूंगा कि x के मान को काट दे और y का मान हम निकाल कर ले आए। ठीक है, चलो अब अगले पेज में चलते हैं। मैं समीकरण को उधर लिख दूंगा। अगले पेज में मैं आ गया। समीकरण क्या था? 6x प्लस 5y बराबर कितना? 6250। देखो एक समीकरण। दूसरा क्या था? 6y प्लस 5x, तो इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, 5x प्लस 6y बराबर कितना? 6400। ये 2 समीकरण हो गए।
ये समीकरण नंबर फर्स्ट, ये समीकरण नंबर 2, इनको सरल करके y का मान निकालते हैं। मैं y का ही क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन में मुझसे पहले ही कहा है कि 10% पर कितना उधार लिया था ये बता दो, कितना निवेश किया था ये बता दो। तो 10% पे मैंने y निवेश किया था, इसीलिए मैं y का मान निकाल रहा हूं। मुझसे कहता 12% पे कितना निवेश किया था ये बता दो, तो मैं x के मान पे फोकस करता। क्लियर है? चलिए अब y के मान पे फोकस करिए। अब मुझे बताइए y का मान निकालना है तो करना क्या होगा, x वाले को बराबर, यहां x 6 है, यहां x 5 है, तो काम करते हैं यहां 5 का गुना कर देते हैं और यहां किसका गुना, 6 का। तो 5 से सब में गुना करो, तो ये 6 पंचे 30x, 5 गुना 5 25y, और 5 से इसमें गुना करो 0, 5 में 5 का गुना कितना 25, 5 दूनी 10 और एक कितना 11, सॉरी 0, 5 में 5 का गुना 25, 2 5 दूनी 10 और 2 कितना सर 12, और ये 6 पंचे 30, 30 और एक कितना 31, 31 250, 6 से सब में गुना कर दो, तो आपने कहा सर 30x प्लस 36y, और 6 गुना करेंगे तो सर ये 0 ये 0, 6 चौका 24 का 4 हासिल 2, 6 छक्का 36 और 2 38। क्लियर है? अब इनको आपस में क्या करो, घटा दो। इनको आपस में क्या करो, घटा दो। जिनको घटाएंगे उनके चिन्ह को क्या करेंगे साहब, बदलेंगे। तो यहां माइनस, यहां माइनस, यहां माइनस, ये प्लस का और ये माइनस का कट के 0। 36 में से 25 घटाओगे 11y, लेकिन माइनस का ज्यादा वैल्यू है तो चिन्ह माइनस का। 38,400 में से 31,250 को घटाओ, तो 0 में से 0 घटाया 0, एक हासिल दोगे 10, 10 में से 5 घटाओगे कितना 5, यह 3, 3 में से 2 घटा कितना 1, और यह कितना 8, 8 में से 1 घटेगा कितना 7, और यह भी किसका, माइनस का। तो आपने कहा इधर माइनस का 11y, इधर माइनस का 7,150, काट दीजिए। सर ये माइनस से माइनस कट जाएगा, और 11 से मैं इसको अगर काट दूं तो मुझे बताओ 11 छक 66, कितना बचेगा 5, और ये 5, 11 पचे 55 और ये 0, तो y का मान कितना आया 650, और y कितने परसेंट पे था, 10% पे। 10% के ब्याज पे y निवेश किया था, और वह निवेश राशि कितना है 650। 650 इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही। बस ये समीकरण बनाना और समीकरण बनाने का इसको सॉल्व करना आना चाहिए था। क्लियर है भैया? समझ गए बातों को कि आपको समीकरण बनाना, देख लो अच्छे से, और इसको भी देख लो अच्छे से। ये ध्यान देना 2 जीरो कहां से लाया, तो इसके बट्टे में, इसके बट्टे में 100 था वो चला गया। यहां 128 कहां से आया, तो 125 में 3 बढ़ाकर 128, और 2 जीरो इसके नीचे था वो इधर चला गया। 2 से सबको काट दिया तो ये लिखा, 2 से सबको काट दिया ये लिखा, उसके बाद समीकरण को सॉल्व किया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर देखिए 5, क्या कह रहा है, यदि 2,000 रुपए को 20% प्रति वर्ष की दर से, कैसा कह रहा है, अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि की ब्याज की दर से कितने वर्ष के लिए, 18 महीने। मुझे बताओ अर्धवार्षिक का मतलब कितने कितने महीने पर ब्याज, 6 महीने पर, और 6 महीने पर अगर 18 महीने तक ब्याज निकालोगे तो कितनी बार में ब्याज निकालोगे, 3 बार में, मतलब 3 साल की तरह इसको कैलकुलेट कर लो। बताओ 1 साल का रेट कितना है, सर 1 साल का रेट 20% है, तो 6 महीने का कितना होगा, तो सर इसका आधा कर दीजिए 10%। बोलो हाँ या ना। तो 10% का मान कितना, 1/10। मैं पूछूं मूलधन मेजधन कितना, तो आपने कहा 10 का मूलधन और 11 का मेजधन, कितने महीने का, 6 महीने का, और 6 महीने के कितनी बार आप पेयर बनाओगे, 3, तो आप इसके ऊपर घात क्या लगा दो, 3। आपने कहा सर यह वैल्यू 1000, यह वैल्यू 1331, क्वेश्चन के अंदर मूलधन है 2000, तो 1000 का मान क्या दिया हुआ है, 2000, कितना गुना, 2 गुना, तो सर मिश्रधन भी कितना गुना, 2 गुना। तो आपने कहा 2 6 6 2, यही होगा 18 महीने का क्या, मिश्रधन, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी। हमसे यही पूछा 18 महीने बाद क्या राशि होगी, मिश्रधन क्या होगा, तो आपने कहा 2662। इतना सा काम करना था। रेट 20 नहीं लेना क्योंकि 20 1 साल का है, और क्वेश्चन में कहा था अर्धवार्षिक, तो आधा करके मतलब 10% लेना है 6 महीने का। अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इन सब का माध्य निकालिए। माध्य निकालना मतलब एवरेज, और एवरेज निकालने का मतलब क्या है, सबको जोड़ दीजिए। चलिए जोड़े, इनको 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 और इनको। मुझे बताओ 1 2 3 4 5, 5 बार m है तो 5m प्लस यह 3 प्लस 5 8,
8 और 6 कितना 14, 14 में अगर मैं 9 जोड़ दूं तो अगर मैं 14 में 6 जोड़ दूं तो 20 और 3 कितना 23, और 23 में अगर मैं 12 जोड़ दूं तो कितना 35। तो आपने कहा 5m प्लस 35 और बटा कितनी संख्या है 1 2 3 4 5, 5 सरल कर लो। 5 अगर कॉमन ले लोगे तो अंदर में क्या बचेगा m प्लस कितना 7 और बटा कितना 5, 5 से 5 कटा तो एवरेज क्या आ गया m प्लस 7। सही उत्तर क्या ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। क्लियर है ये बातें। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। एक व्यक्ति को लगातार 3 वर्ष में 15%, 20% और 25% की वार्षिक वेतन में वृद्धि प्राप्त हुई। 3 वर्ष के बाद उस व्यक्ति का कुल वेतन क्या होगा यदि प्रारंभ में वेतन कितना था ये था। बहुत आसान तरीका है, एक एक वैल्यू बताओ। 15% का मतलब सर कितना होता है भिन्न में 3/20, 20 में 3 बढ़ गया। 20% का मतलब क्या होता है सर 1/5, मतलब 5 में 1 बढ़ गया। और 25% का मतलब क्या होता है सर 1/4, मतलब 4 में 1 बढ़ गया। कहना ये चाह रहा हूं कि पहले 20 था तो 3 बढ़कर 23 हो गया, पहले 5 था 1 बढ़कर 6 हो गया, पहले 4 था 1 बढ़कर 5 हो गया। ये पहले और ये बाद का, हाँ या ना। सरल कर लो, जो रेशियो आपस में कटे उनको काट लो। सर ये 5 और 5 कट जाएगा, सर ये 2 से 2 बार और ये 2 से कितनी बार 3 बार। इनको गुना किया सर 40 और इनको गुना किया सर 3 तिहाई 9 और 3 दूनी 6, 69। मतलब पहले रेशियो कितना था 40, अब रेशियो कितना है 69। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सर 20,000 रुपया कब का, तो प्रारंभ का, मतलब पहले का। तो पहले का मान कितना दिया हुआ है 20,000। तो 40 का कितना गुना, सर 0 से 0 कहने का मतलब 500 गुना। तो अब कितना होगा, तो इसका 500 गुना। सर 2 0 बैठा दो और 69 का आधा, 9 पंचे कितना 45, 4 6 पंचे 30 और 4 34। तो आपने कहा 34,500, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है डी। 34,500 3 वर्ष के बाद होगा। 3 वर्ष पहले कहने का मतलब प्रारंभ में कितना था 20,000, अब 3 साल बाद कितना होगा 34,500। देख लो एक बार फटाफट। इसके 2-3 तरीके बता रखे हैं क्लास में, आप कैसे भी कर लो कोई दिक्कत नहीं। बढ़े आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखो। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 34 आदमी एक काम को 12 दिन में कर सकता है, तो 51 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेगा। ये तो बहुत आसान हो गया M1D1। 34 आदमी काम को 12 दिन में करेगा, तो 51 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे। कैलकुलेशन कर लो। मुझे एक बात बताओ, 17 दूना 34, 17 तिया 51 और 3 से यह वैल्यू कितनी बार 4 बार। तो अब दिन कितने लगेंगे 4 दूनी 8। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर है। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि ए बी और सी के वेतन का अनुपात आपको दिया है 2:3:4। कह रहा है उनके वेतन में क्रमशः 30%, 20% और 10% की क्या होती है वृद्धि। तो आपको बताना है वेतन का नया अनुपात क्या होगा। मैंने आपको क्या क्लास में समझा रखा है कि जब भी इस तरीके से रेशियो में वैल्यू दे दे तो 100 का अपने आप गुना कर दो। तो आपने कहा सर ए का मान 200 ले लीजिए, बी का मान 300 लीजिए और सी का मान क्या लीजिए 400। अब क्या कह रहा है ए में कितना परसेंट बढ़ाना है, सर 30% बढ़ाना है। बी की बात करें, बी में कितने की वृद्धि करनी है, सर 20 की करनी है। और सी की बात करें तो सी में कितने की वृद्धि करनी है, तो सर 10% की सी में क्या करनी है। कितने परसेंट की वृद्धि करनी है 10% की। क्लियर है। अब मुझे बताओ 200 का 30% निकालना, तो 200 का 10% कितना हो जाएगा 20 और 30% मतलब 3 गुना, कहने का मतलब 60 बढ़ा दो। तो 200 में 60 बढ़ाओगे तो अब वैल्यू क्या बनेगा 260। 300 का 20% निकालना, 10% कितना होगा 30, 20% कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 60। तो 300 में अगर 60 बढ़ाओगे तो यह वैल्यू कितना हो जाएगा 360। 10% निकालना तो सिंपल कितना 40
और 40 400 में जोड़ दोगे तो वैल्यू कितना 440। क्लियर है? मैंने 400 का 10% निकाला सर 40 आएगा और 40 400 में बढ़ाकर लिख दिया। अब इनका ही आपको क्या बताना था सर? रेशियो बताना था। बताइए सर। 0 0 0 कैंसिल, 2 से काट दिया, यह वैल्यू 13 बार, 2 से काटा यह वैल्यू कितनी बार 18 बार, और 2 से काटा यह वैल्यू कितनी बार 22 बार। तो आपने कहा कि जो नया अनुपात होगा वेतन का वह कितना होगा 13 18 और कौन 22। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या है? बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। देख लीजिए एक बार फटाफट। बढ़े अगले क्वेश्चन में। देखिए अगले क्वेश्चन को देखो, नया क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि 3/4, 5/8, 7/12 और 15/16 का क्या ज्ञात करें? एवरेज ज्ञात करें। अब एवरेज निकालना है तो इतना तो समझ में आ गया कि सर टोटल करेंगे राशियों का योग बटा राशियों की क्या संख्या। अब मुझे सबसे ज्यादा दिक्कत आएगी इनको टोटल करने में, तो इनको सबसे पहले हम टोटल करते हैं। मुझे बताओ किनको किनको जोड़ना है? 3/4 को, प्लस क्या जोड़ना है 5/8, प्लस क्या जोड़ना है? तो आपने कहा सर 15/16, 15/16, और प्लस क्या करना है सर 7/12। अब मुझे एक बात बताओ, या तो इनका तुम क्या ले लो एलसीएम, या फिर थोड़ा सा और सोचो कि अगर सबका आधार समान बना ले तो काम चल जाएगा। जैसे मैं इसको सोचूं, इसका आधार कितना है 16, तो अगर इसको 16 बनाना है तो 2 का गुना कर दे नीचे, तो नीचे 2 का गुना तो सर ऊपर भी 2 का गुना। इसको अगर 16 बनाना है तो यहां 4 का गुना, तो सर यहां भी 4 का गुना। अब वैल्यू मेरे पास यह क्या बन गया 12/16, यह वैल्यू क्या बन गया सर 10/16, और यह वैल्यू क्या है सर 15/16, और प्लस का 7/12 तो चल ही रहा है। इनको अगर मैंने जोड़ा तो मुझे बताओ 15 और 12 कितना होगा सर 27 होगा। 27 में 10 जोड़ेंगे कितना होगा 37, तो 37/16 इधर और 7/12 इधर। अब इनका एलसीएम निकाल लो सर। इनका एलसीएम कितना 48, 16 तिया 48, 37 का 3 गुना कितना 111, और 12 चौका 48, तो 7 का 4 गुना कितना 28। इनको जब मैंने जोड़ा तो 139 अपॉन कितना 48 आएगा इनका टोटल। अब मुझे एवरेज निकालना है तो राशियों का योग तो क्या है? राशियों का योग है 139 बटा कितना 48, और टोटल कितनी राशि है 1 2 3 4, तो 4 का भाग लगा दो। अब इनको सरल कर लो सर। ऊपर 139, इनको गुना किया, 8 चौका कितना 32, और 4 चौका 16 में 3 जोड़ो 19। तो आपने कहा सर इनका एवरेज क्या होगा 139 बटा 192, 192। ऑप्शन नंबर ए क्या है इस क्वेश्चन का? बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। आसान था, बस भिन्न में डेटा था, उनको जोड़ना था, जोड़कर बस राशियों की संख्या का भाग लगाना था, एवरेज आ जाता। बढ़े आगे चलिए। अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है चावल की कीमत में 20% की क्या हो गई कमी। तो 450 रुपए में 50 केजी अधिक चावल मिलता है। तो आपको बताना है कि चावल का मूल कीमत क्या है, 1 केजी चावल का दाम क्या है स्टार्टिंग का। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं प्राइस की बात करूं तो प्राइस में कितने परसेंट की कमी हो गई 20 की। आप सबको पता है सर 20% का मतलब 1/5 होता है। मतलब यह है कि पहले 5 रुपए की थी वो वस्तु, अब 1 कम होकर कितने की हो गई 4 की। इसका मतलब यही तो है कि मूल्य में 20% की कमी, तो 20% का मतलब 1/5, मतलब 5 की वस्तु थी पहले, 1 रुपए कम करके अब कितने की हो गई 4 की। मुझे बताओ प्राइस का उल्टा कंजप्शन होता है, प्राइस मतलब मूल्य, मूल्य का उल्टा खपत, तो मूल्य का अनुपात 5 4, तो खपत का अनुपात कितना 4 और 5। अब यहां पे एक चीज चेक करो, क्या चेक करो कि सर पहले खपत कितने का था 4 का, अब खपत कितने का है 5 का, तो पहले से कितना बढ़ा है सर 1, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले से कितना बढ़ा है सर 50 केजी। देखो हाँ या ना कि खपत पहले से 50 केजी क्या होता है अधिक, 50 केजी पहले से अधिक चावल लेता है। तो आपने कहा सर 1 का मान 50, तो भैया यह कितना गुना 50 गुना, रेशियो का मान 50। तो पहले खपत कितना था, तो 4 गुना 50, कहने का मतलब 200 केजी का। अब खपत कितना है, तो आपने कहा सर 5 गुना 50 250 केजी का। मतलब पहले टोटल 200 केजी चावल का यूज होता था, अब 250 केजी चावल का यूज होता है। हमसे किसकी बात कर रहा है? प्रति केजी चावल का मूल्य कीमत, मूल कीमत का मतलब स्टार्टिंग का। तो 1 केजी चावल का आपको प्राइस बताना है। टोटल कितने रुपए का चावल लाना है 450 का। क्वेश्चन में कह रखा है कि टोटल एक व्यक्ति कितने रुपए खर्च करता है 450। 450 में कितना केजी चावल लाना है सर 200 केजी। तो 450 बटा क्या करो 200, 1 केजी का दाम आ गया। आपने कहा सर ये 0 से 0 कटेगा, 2 से यह 10 बार, और 2 से इसको काटोगे तो सर ये 22.5, हाँ या ना। और 22.5 में 10 का भाग लगाओगे तो 2.25 रुपया
पर केजी किसका कीमत है सर? चावल का। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका बिल्कुल ही सही उत्तर। मूल चावल का कीमत क्या था? 2.25, कहने का मतलब 2.25 रुपए पर केजी। नए चावल का पूछता या वर्तमान में चावल का मूल्य पूछता तो आप 450 में किसका भाग लगाते? 250 का। क्लियर है? चलिए, बहुत सारे तरीके हैं, ये तो एक तरीका मैंने बताया, इसके अलावा भी तरीका क्लास में डिस्कस कराया था। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, अच्छा क्वेश्चन है, बस समझने वाला है पर बहुत आसान है। 500 व्यक्ति एक घनाकार तालाब में डुबकी लगा रहे हैं। एक घना आकार का क्या है? तालाब है, उसमें 500 व्यक्ति डुबकी लगाए। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? जो 80 मीटर लंबा और 50 मीटर क्या है? चौड़ा है। ठीक है, तो लंबाई चौड़ाई दे दिया और घनाकार है तो ऊंचाई भी कुछ होगा जो कि दिया नहीं है, वही आपको निकालना है। तालाब में जल स्तर में कितनी की वृद्धि होगी? मतलब हाइट की बात कर रहा है, हाइट निकालना है। यदि एक व्यक्ति द्वारा पानी औसत विस्थापन कितना है? 0.04 मीटर क्यूब। मतलब ये हो रहा है कि एक व्यक्ति अगर उस कुएं में जाता है, उस तालाब में जाता है, तो 0.04 मीटर क्यूब जगह क्या करता है? घेर लेता है, स्थान को घेर लेता है। कहने का मतलब एक व्यक्ति गया तो पानी का हाइट कितना बढ़ गया? 0.4 मीटर क्यूब। और टोटल ऐसे कितने व्यक्ति गए? 500। तो अगर मैं पूछूंगा कि टोटल आयतन कितना हो जाएगा व्यक्तियों का, तो आप कहोगे सर 500 गुना कितना? 0.04। इनको अगर मैं सरल करूंगा तो मुझे बताओ ये बटा तो क्या हो जाएगा? दशमलव हटा के 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो और ये 5 चौका कितना? 20 मीटर क्यूब। मतलब अगर 500 व्यक्ति उस तालाब में गए तो टोटल 20 मीटर क्यूब पानी का स्तर क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, अब तालाब की बात करें तो तालाब का आयतन कैसे निकालोगे? तो आप कहोगे सर तालाब का लंबाई तो दिया है 80, चौड़ाई दिया है 50 और ऊंचाई मुझे निकालना है, हाँ या ना? इन दोनों के आयतन को बराबर कर लो। आपने कहा यहां 20 आयतन दिया है, यहां 80 गुना 50 गुना क्या? h। अब इनको सरल कर लो। मुझे बताओ 20 से कितनी बार? 4 बार, तो यहां 1 बचा, यहां कितना बचा? 200 गुना कितना? h। तो अगर मैं h का मान पूछूं तो आपने कहा 1/200 और वो भी क्या? मीटर। लेकिन क्वेश्चन में आपने देखा ऑप्शन किस में है सर? सेंटीमीटर में। सारे ऑप्शन किस में है? सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में बदल लो। 1/200 मीटर को सेंटीमीटर में बदलना मतलब 100 का गुना, 2 जीरो से 2 जीरो कटा मतलब आधा सेंटीमीटर, और आधे को क्या लिखोगे? 0.5 सेंटीमीटर। मतलब पानी का हाइट कितना हो गया? तो 0.5 सेंटीमीटर बढ़ गया। कब? जब 500 लोग उसमें गए तब। और एक व्यक्ति उसमें से कितना स्थान घेरता था? तो 0.04 मीटर क्यूब। तो ये आपके क्वेश्चन का क्या है? बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। दोनों को बराबर क्यों किया? क्योंकि जब एक व्यक्ति गया उसके साथ फिर टोटल कितने व्यक्ति गए? 500 व्यक्ति। एक व्यक्ति गया तो इतना विस्थापन करेगा, तो 500 व्यक्ति जाएंगे तो इतना विस्थापन करेगा, तो उतना ही तो हाइट बढ़ेगा। इसीलिए दोनों के आयतन को क्या किया? बराबर। जितने व्यक्ति गए उसी के हिसाब से हाइट बढ़ेगा, इसीलिए तालाब के आयतन और इन व्यक्तियों का जो विस्थापन था दोनों को क्या कर दिया? बराबर। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या कह रहा है? 30 आदमी एक काम को 20 दिन में कर सकता है। 6 दिन बाद कितने लोगों को यह काम छोड़कर देना चाहिए? यह काम छोड़ देना चाहिए ताकि पूरा काम कितने दिन में हो जाए? 26 दिन में। एक चीज गौर करना, यहां पे अगर आपने क्वेश्चन को सही से नहीं पढ़ा तो आसान से क्वेश्चन को गलत कर दोगे। कह क्या रहा है कि 30 आदमी एक काम कितने दिन में कर सकता है? 20 दिन में। 6 दिन बाद कुछ आदमी काम छोड़कर चले गए, तो लेकिन काम कितने दिन में समाप्त हुआ? 26 दिन में। 26 दिन में कौन सा काम? तो सर पूरा काम होगा। ये 26 जो दिन है इसमें पूरा काम समाप्त हुआ। जबकि आप जो क्वेश्चन पढ़ते हो उसमें क्या होता है? बचा हुआ काम इतने दिन में समाप्त होता है। तो ये लैंग्वेज का आप क्या करना? ध्यान देना। मुझे एक बात बताओ, स्टार्टिंग में कितने व्यक्ति थे? 30। 20 दिन में काम समाप्त कर सकते थे, लेकिन क्या हुआ? पहले दिन काम किया, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे दिन कोई दिक्कत नहीं। तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। 30 आदमी 6 दिन तक काम करे तब तक कोई दिक्कत नहीं था। तो 30 आदमी का 6 दिन में कुछ ना कुछ काम खत्म हुआ होगा, समाप्त हुआ होगा। आप बोलोगे जी सर। जैसे ही 6 दिन हुआ कुछ लोग काम छोड़कर चले गए। कितने लोग गए पता नहीं है। मतलब आप ये कह सकते हो कि 6 दिन बाद कुछ लोग काम पर छोड़कर गए, या फिर ऐसा कह सकते हो कि 20 में से 6 दिन का काम हो गया, जब 14 दिन का काम बचा
तब कुछ आदमी काम छोड़कर गए। तो आपने क्या कहा सर, 30 आदमी के लिए जब 14 दिन का काम बचा था तो इस 30 में से कुछ आदमी काम छोड़कर चले गए, मैंने मान लिया x आदमी काम छोड़कर चले गए। अब पूरा काम कितने दिन में होता है? 26 दिन में। ये पूरा काम कितने दिन में होता है? 26 दिन में। पूरे काम की बात कर रहा है, लेकिन यहां तो बचे हुए काम की बात हो रही है, क्योंकि यहां तुमने बचे हुए काम का समय लिया है कि 14 दिन का जो काम बचा था उसकी बात कर रहे हो। तो ये पूरे दिन का जो पूरे काम का दिन दिया है ना, इसमें से 6 कम कर दो, मतलब बचा हुआ काम कितने दिन में? 20 दिन में। समझ गए कि 30 आदमी के जब 14 दिन का काम बचा था तो कुछ लोग काम छोड़कर चले गए, मैंने माना x लोग काम छोड़कर चले गए। तब क्वेश्चन में देना चाहिए था कि बचा हुआ काम या इतने दिन में समाप्त हो जाता है, लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा? पूरा काम इतने दिन में समाप्त हो जाता है। तो आपको क्या करना है? ये जो 26 दिन है इसमें से ये 6 दिन कम कर देना है, मतलब 20 दिन में बचा हुआ काम समाप्त होगा। अब इनको सरल कर लेना है। चलिए इनको सरल कर लेते हैं। मुझे एक बात बताओ सर, ये 0 से 0 कट जाएगा। जी सर। 2 से यह वैल्यू कितनी बार? 7 बार। तो ये तो 7 3 21 और इधर 30 माइनस कितना सर? x। तो x का मान क्या होगा? तो आपने कहा सर 30 में से 21 घटा दीजिए 9। तो कितने व्यक्ति काम छोड़कर गए थे? सर 9 व्यक्ति गए थे। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका? बिल्कुल ही सही उत्तर। क्लियर है? अगर आपको गलती से क्वेश्चन में पढ़ने में ये लाइन आपने मिस्टेक कर दिया कि पूरा काम का ये दिन है, तो काम गड़बड़ होगा। अगर यही शेष काम बोलता 26 दिन में, तब तो यहां 26 लेना पड़ता। ठीक है? क्योंकि आपको आदत होती है, आप क्वेश्चन के फॉर्मेट को रट लेते हो कि भैया यहां पे शेष काम का ही दिन होता है, जबकि ऐसा है नहीं यहां पे। ठीक है? देख लीजिए एक बार। बढ़े अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। क्या कह रहा है? एक लकड़ी के बक्से का माप है कितना कितना? 20 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, मतलब घनाभ आकार का लकड़ी का बक्सा है। अच्छा, अगर लकड़ी का बॉक्स है तो उस लकड़ी की कुछ ना कुछ मोटाई भी होगी, और इस वही क्वेश्चन में कह रहा है कि लकड़ी की मोटाई कितनी है? 1 सेंटीमीटर है। हाँ या ना? तो बॉक्स को बनाने में इस्तेमाल किए गए लकड़ी का आयतन क्या होगा? मतलब एक बॉक्स है, बॉक्स के ऊपर लकड़ी लगा हुआ है चारों तरफ से, उस लकड़ी के साथ बॉक्स का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दिया। हाँ या ना? साथ साथ में लकड़ी की मोटाई दे दी, थिकनेस दे दी, मतलब ऐसा ही तो होगा घनाभ आकार का। ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये क्या? ऊंचाई। इसको इस तरीके से बना लो, बोलो हाँ या ना? ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये क्या? ऊंचाई। इनमें चारों तरफ लकड़ी लगा होगा, और लकड़ी का मोटाई कितना है? 1-1 सेंटीमीटर। ये देखो, अगर लंबाई में लकड़ी लगाया तो ये 1-1 सेंटीमीटर ही तो मोटा है। इस साइड से ऊपर से भी होगा लंबाई, क्योंकि घनाभ जब बनाओगे तो कुछ ऐसा ही तो बनाओगे, कुछ इस तरीके का बनाओगे, या फिर इस तरीके से आप कह दो घनाभ कैसा? तो सर ऐसा। बोलो हाँ या ना? तो इसमें चारों तरफ से क्या हुआ? लकड़ी का मोटाई भी होगा, और लकड़ी का मोटाई कितना है? 1 सेंटीमीटर। तो देखो करना क्या होगा? करना ये होगा कि लकड़ी के साथ बक्से का आयतन निकाल ले, फिर क्या करें? लकड़ी के बिना बक्से का आयतन निकाल ले, और टोटल आयतन में से लकड़ी के बिना वाले आयतन को घटा दें तो लकड़ी का आयतन निकल कर आ जाएगा। तो आपने कहा कि लकड़ी के साथ अगर बात करें, विथ वुड बात करें, तो बॉक्स का आयतन क्या होगा? तो सर लंबाई कितना है? 20, चौड़ाई कितना है? 12, ऊंचाई कितना है? 10। तो आपने कहा सर ये 2400 और सेंटीमीटर क्यूब। अब कहते हैं विदाउट वुड, मतलब लकड़ी के बिना, लकड़ी के बिना बॉक्स का आयतन। तो कैसे निकालोगे? तो आपने कहा सर मोटाई कितनी है? 1, तो लंबाई में किसका गुना? सॉरी, 2 गुना क्या कर दोगे? मोटाई। तो लंबाई में 2 कम, चौड़ाई में भी 2 कम और ऊंचाई में भी 2 कम। हाँ या ना? क्योंकि दोनों तरफ से क्या होगा? मोटाई को आपको कम करना पड़ेगा, एक इधर से और एक इधर से। ठीक है? तो आपने कहा कि सर पहले लंबाई कितनी थी? 20। मैं यहां लिख देता हूं, पहले लंबाई कितनी थी? 20। मोटाई चूंकि 1-1 है तो दोनों तरफ से 1-1 कम करोगे, तो कहने का मतलब 2 कम कर दोगे, तो अब लंबाई कितनी हो जाएगी? 18। चौड़ाई कितनी थी पहले? तो सर 12 थी। दोनों तरफ से 1-1 कम करोगे तो आपने कहा 2 टोटल कम हो जाएगा, कहने का मतलब 10। और ऊंचाई कितनी थी सर? 10। दोनों तरफ से 1-1 कम करोगे तो यह कितना हो जाएगा? 8।
8। बोलो हाँ या ना। तो इसका आयतन क्या होगा? तो आपने कहा लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। 18 में 8 का गुना 144 पे 10 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये तो पूरे लकड़ी के साथ बॉक्स का आयतन है, ये लकड़ी के बिना मतलब अंदर वाले भाग का आयतन है। तो अगर इन दोनों को घटा दे तो किसका आयतन आ जाएगा? तो लकड़ी का आयतन आ जाएगा। तो आपने कहा सर 2400 में से 1440 को घटा दीजिए, जो कि कितना होगा? 960 सेंटीमीटर क्यूब। तो अपना ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका सही उत्तर? क्या किया मैंने? दोनों तरफ से लंबाई को एक एक कम कर दिया तो 2 कम हो गया, चौड़ाई को दोनों तरफ से एक एक कम किया, क्योंकि मोटाई एक है ना, तो दोनों तरफ से एक एक कम करोगे तो 2 कम। मान लो मोटाई 2 होता तो दोनों तरफ से 2 2 कम करते तो 4 कम कर देते। क्लियर है? तो इस तरीके से मुझे अंदर वाले का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पता चल गया, अंदर वाले का आयतन निकाल लिया, लकड़ी के साथ का आयतन निकाल लिया, घटा दिया तो लकड़ी का आयतन निकल कर आ गया। क्लियर है ये बातें? ठीक। बढ़े अगले क्वेश्चन में। देखिए अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर कौन सा? 15। क्या कह रहा है? 150 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार क्षेत्र के चारों ओर 3 मीटर की एक समान चौड़ाई वाले एक वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल क्या होगा? कहना यह चाह रहा है, सुनना मेरी बात, एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है, इसका व्यास कितना है सर? तो आपको कहा जा रहा है सर इसका व्यास है 150। तो मैं पूछूं त्रिज्या कितना होगा? तो आप कहोगे आधा, कहने का मतलब 75। इसके चारों ओर एक पथ बनाया गया और इसकी मोटाई कितनी है सर? 3 मीटर। तो मैं पूछूं इसकी त्रिज्या क्या होगी? तो यहां से यहां तक होंगी, और यहां से यहां तक आपको कितना पता है? 75। और यहां से यहां कितना? 3। तो ये कंप्लीट कितना हो जाएगा? तो आपने कहा सर 78 मीटर। मतलब बाहर वाले का त्रिज्या कितना है? 78, और अंदर वाले का त्रिज्या कितना है? 75। कहने का मतलब एक रिंग है और उस रिंग का आपसे क्या पूछ रहा है? एरिया। छल्ला है, छल्ला का एरिया, या वृत्ताकार पथ। कहने का मतलब किसकी बात कर रहा है? तो सर इस वाले एरिया की बात कर रहे हैं, इसका एरिया निकालना है। तो इसका एरिया निकालने का तरीका क्या बताया था? पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। आर मतलब क्या? ये बाहर वाले की त्रिज्या, और स्मॉल आर मतलब क्या? अंदर वाले की त्रिज्या। तो इसका वैल्यू निकल कर आ जाएगा। तो मुझे बताओ, पाई को पाई रहने दो, बाहर वाले की त्रिज्या 78 और अंदर वाले की त्रिज्या कितनी? 75। इनको सरल कर लो, एक बार दोनों को जोड़ो, 78 और 75 को जोड़ोगे तो वैल्यू कितना बनेगा? 153 गुना 78 में से 75 घटाओगे तो वैल्यू कितना बनेगा? 3। तो 3 का गुना कर दो इसमें। तो आपने कहा 9 और 15 तिया 45 और साथ में क्या? पाई। तो इस वृत्ताकार पथ का जो एरिया होगा वह कितना होगा? 459 पाई, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है? डी में। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या है? बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा? 16। कह रहा है यदि किसी अर्धवृत्त का व्यास ये दिया हुआ है। अच्छा भैया, अगर व्यास दिया हुआ है 14 तो त्रिज्या क्या होगा? तो आधा, कहने का मतलब 7। मुझसे बोला है अर्धवृत्त का परिमाप बताओ। मैंने आपको क्या पढ़ाया था? अर्धवृत्त का परिमाप डायरेक्ट याद रखो, 36/7 आर। हाँ या ना? तो वैल्यू पुट करो, 36/7, त्रिज्या का मान 7, 7 से 7 कैंसिल, आंसर कितना? 36 मीटर। मैंने डायरेक्ट कहा था कि परिधि का मान याद रखो, वृत्त की परिधि की बात करें, वृत्त के परिमाप की बात करें तो 44/7 आर, और अर्धवृत्त की बात करें तो 36/7 आर। डायरेक्ट काम आपका बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका? बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। अगले क्वेश्चन को देखो। अब ये तो क्या है? समानुपात का क्वेश्चन है। नहीं, आपने पढ़ रखा है, आपको पढ़ाया है कि ए अनुपात बी अगर सी अनुपात डी के समानुपात में है तो बाह्य पद का गुना और अंतः पद का गुना हमेशा क्या होता है? बराबर। बाहर बाहर वाले को गुना कर दो और अंदर अंदर वाले को गुना कर दो, ये वैल्यू हमेशा क्या होता है? बराबर। ये चीज आपको करा रखा है। अब मुझे बताओ, बाहर की तरफ क्या है? 26/21 और 14/13। तो आपने कहा सर 26/21 गुना 14/13 बराबर क्या होगा? तो अंदर की तरफ क्या है? 24/9 और गुना कितना? के। और हमसे के का मान ही पूछ रहा है, निकाल देंगे। चलिए मुझे बताओ, ये 13 था ना? ठीक है, 13 से यह वैल्यू कितनी बार? 2 बार। 7 से यह वैल्यू कितनी बार? 2 बार। 7 से यह वैल्यू कितनी बार? 3 बार। क्लियर है? मुझे बताओ 2 दूनी 4 से यह वैल्यू कितनी बार कटेगा? 6 बार। और 3 से यह वैल्यू कितनी बार कटेगा? 3 बार। तो इधर तो 1 बचा, इधर इसको और काट दो, 3 से यह कितनी बार? 2 बार। तो इस साइड क्या बच गया सर? 2k। तो मैं अगर k का मान पूछूं तो आपने कहा सर 1/2।
1/2 इस क्वेश्चन का क्या है बिल्कुल ही सही उत्तर। ऑप्शन नंबर सी क्या है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही उत्तर। क्लियर है, आसान था। अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। क्या कह रहा है, 9 केजी आटे में चीनी और 9 केजी आटे में चीनी और आटे का प्रारंभिक अनुपात क्या है, 2:7। फिर कह रहा है यदि जॉन ने उसमें अधिक चीनी मिला दी, मतलब क्या मिला दिया, चीनी मिला दिया, तो मिश्रण का अनुपात 2:5 होता है। तो जॉन ने बाद में कितनी चीनी मिलाई थी, तो ये बताना है। मुझे बताओ रेशियो किसका किसका दिया है, तो चीनी का और आटे का, हाँ या ना। कितना दिया है सर, 2:7 दिया है पहले, बाद में वही कितना होता है सर, 2:5 होता है। और टोटल वैल्यू कितना दे रखा है सर, टोटल 9 दे रखा है। टोटल जो मिश्रण है वो कितने केजी का है, 9 केजी का। क्लियर है। मुझे एक बात बताओ, मिलाया क्या गया, चीनी। अगर चीनी मिलाया तो आटे का रेशियो सेम होना चाहिए, पढ़ा रखा था ना दूध और पानी वाले में। दूध मिलाया तो पानी का रेशियो सेम, पानी मिलाया तो दूध का रेशियो सेम, तो चीनी मिलाया तो आटे का रेशियो सेम होना चाहिए, जो कि है नहीं। है क्या, आटे का यहाँ रेशियो 7 है, यहाँ 5 है, सेम नहीं है, जबकि होना चाहिए। तो आप बना लो, नहीं है तो कैसे, तो यहाँ किसका गुना कर दो, 5 का, तो यहाँ भी किसका गुना, 5 का, यहाँ किसका गुना, 7 का, तो यहाँ भी किसका गुना, 7 का। तो वैल्यू आप क्या लेकर चलोगे, तो चीनी का रेशियो 10 और आटे का कितना, 35। यहां चीनी का रेशियो कितना, 14 और आटे का कितना, 35। अब ये रेशियो समान हो गया, बोलोगे जी सर समान हो गया। अब कुछ नहीं करना मुझे बताओ टोटल यहां कितना है, 45, और क्वेश्चन में टोटल मिश्रण कितना है, 9 केजी। तो आपने कहा सर 45 किसके बराबर, 9 केजी। मुझे मान किसका निकालना है, तो कहा जॉन ने कितनी चीनी मिलाई। तो मुझे बताओ पहले चीनी का रेशियो कितना था, तो सर पहले चीनी का रेशियो 10 था। अब चीनी का रेशियो कितना है, 14 है। तो कितना चीनी मिलाया, 4, तो 4 का मान निकालना है। तो आपने कहा 9/45 गुना कितना, 4। सरल कर लो, 9 से कितनी बार, 5 बार। तो आपने कहा सर 4/5 केजी चीनी मिलाया। लेकिन ये ग्राम में है तो ग्राम में बदल लो, कैसे, तो 4/5, 1 केजी में कितना ग्राम, 1000 ग्राम। तो 5 से अगर मैं इसको काट दूं कितनी बार, 200, और 200 में 4 का गुना 800। 800 ग्राम चीनी मिलाया, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। क्लियर है। हमेशा ध्यान रखना, किसी एक में मिलावट किया तो दूसरे का वैल्यू हमेशा क्या रखो, सेम, काम खत्म। अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। क्या कह रहा है, x/y का मान ये है, तो x² + y² बटा x² - y² का मान ज्ञात करें। x का मान कितना, 6, y का मान कितना, 5। तो आपने कहा सर 6 का स्क्वायर प्लस कितना, 5 का स्क्वायर, बटा 6 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। x के जगह x का मान, y के जगह y का मान। मुझे बताओ सर 6 का स्क्वायर कितना, 6 का स्क्वायर कितना, 36, 5 का स्क्वायर कितना, 25, नीचे कितना, 36 माइनस कितना, 25। इनको जोड़ोगे सर 61, इनको घटा दो सर 11। 61/11 ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। 61 अपॉन कितना, 11 इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। बढ़े आगे, चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। बोर्ड मास का रूल भूलना नहीं है, जब भी बोर्ड मास से रिलेटेड क्वेश्चन दिख जाए सबसे पहले किसका काम, तो आपने कहा सर रेखा कोष्ठक का काम। मैं यहां लिख रहा हूं, मैंने कहा 40 माइनस छोटी ब्रैकेट के अंदर 90 भाग कितना, 5। सबसे पहले किसका काम, रेखा कोष्ठक का। रेखा कोष्ठक के अंदर क्या है, 16 माइनस 8, तो इनको घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 8, लिख दिया। फिर भाग कितना, 2, फिर भाग कितना, 3, छोटी ब्रैकेट बंद, मध्यम ब्रैकेट बंद। अब आगे देखो, ये 40 माइनस छोटी ब्रैकेट के अंदर जहां जहां भाग है उसको गुना में बदलो और बाद वाली संख्या को उल्टा। ये 8 रहने दिया, भाग को गुना में बदला, बाद वाली संख्या उल्टा, भाग को गुना में बदला, बाद वाली संख्या को उल्टा मैंने कर दिया। अब इनको सरल कर लो, देखो कैसे। तो मुझे एक बात बताओ, क्या बताओगे, सर 2 से यह वैल्यू कितनी बार, 4 बार, और ये 5 दिया 15 से यह वैल्यू कितनी बार, 6 बार। तो यहां मेरे पास क्या बचा, बाहर में 40 और यहां 6 चौका कितना, 24। 40 में से 24 घटा देंगे, आंसर कितना, 16। 16 ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। ऑप्शन नंबर ए क्या है इस क्वेश्चन का, बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। ठीक है, तो ये तो मॉक नंबर 19 के क्वेश्चन के सॉल्यूशन थे, देख लीजिएगा एक बार।
मिलते हैं आपसे अगली सेशन में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।